अध्याय 247 स्मृति। तभी उसे दानव भूमि में फैले गुप्त मानव सुदृढ़ीकरण ठिकानों के अस्तित्व की याद आई। निस्संदेह उसे ठीक से याद नहीं था कि वे कहाँ थे, लेकिन सौभाग्य से उसके और अन्य लोगों के लिए 6 में से एक वृद्ध व्यक्ति को अन्य बंदियों के साथ बिताए समय के कारण उस स्थान के बारे में पता था जो अब मर चुके थे। वह मुश्किल से राक्षसों के बीच बच पाया था और काफी लचीला था। ओलिवर के व्यापक ज्ञान और इलाके के बारे में उस व्यक्ति की जागरूकता के साथ उन्हें अनुमान लगाने में देर नहीं लगी कि सुदृढ़ीकरण का ठिकाना सबसे अधिक संभावना कहाँ होगा। ये सटीक स्थान नहीं था, लेकिन ओलिवर को लगा कि यह काफी करीब था। एक बार जब वे पास पहुंच गए, तो वह इसे अपने आप ढूंढ सका। उसने अपने पैर आग की ओर फैलाए, महसूस किया कि गर्मी उसकी थकी हुई मांसपेशियों में समा रही है, जिससे उसकी हड्डियों में जमा हुआ तनाव कम हो गया है। शहर में उसका उद्देश्य पहले ही पूरा हो चुका था और अब और रहने से केवल परेशानी ही होती। उसने शहर को स्थायी क्षति पहुंचाई थी और यदि उसने सही अनुमान लगाया तो इस समय सब कुछ अस्त व्यस्त होना चाहिए। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान खींच गई। उसकी आंखों में नाचती हुई लपटें प्रतिबिंबित हो रही थीं क्योंकि उसने उस भ्रम और आतंक का चित्रण किया था जो उसके कार्यों ने पीछे छोड़ दिया होगा। अतीत की यादें उसके दिमाग में घूम गईं जब उसे वह समय याद आया जब उसने गुरियन और उसके गुंडों से निपटना समाप्त ही किया था। उसके बाद जो कुछ हुआ उसे वह याद करने लगा। कुछ दिन पहले, ओह, ये काफी काम का था। ओलिवर ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसके हाथ राक्षसों के खून से सने हुए थे। दुर्गंध उससे चिपकी रही, धात्विक और गंदी, लेकिन उसने शायद ही अब इस पर ध्यान दिया हो। उसने राक्षसों से निकाले गए सभी दिलों को खत्म करने के बाद अपना पसीना पोंछा। यह एक लंबी और नरिशंस प्रक्रिया थी, लेकिन वह इस तथ्य से बहुत सुन्न महसूस कर रहा था कि उसने दिल खा लिया था। जो चीज़ एक समय उसे भयभीत कर देती थी वह अब उसे नियमित लगने लगी। अब तक आंतरिक घृणा का भाव काफी कम हो गया था। अब जबकि मुख्य बाधा दूर हो गई है, उसकी अभिव्यक्ति गहरी हो गई और उसने आगे कहा, यह अतिरिक्त समस्याओं को दूर करने का समय है। गुइरॉन ने पश्चिम को नियंत्रित किया और इस स्थान पर बहुत सारे राक्षस रहते थे। जितने अधिक राक्षस, उतने अधिक हृदय। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान तैर गई, तीखी और बेचैन करने वाली। ओलिवर अवचेतन रूप से एक भयावह मुस्कान में फूट पड़ा। उसे इसका एहसास नहीं था, लेकिन कुछ चीज उसे प्रभावित कर रही थी। कुछ गहरा और अधिक भयावह चीज उसे प्रभावित कर रही थी। ये स्पष्ट नहीं था कि क्या यह एक ऐसा बदलाव था जिससे उन्हें सावधान रहना चाहिए या क्या उन्हें इसका स्वागत करना चाहिए। इसके बाद के घंटे तीव्र नरसंहार से भरे हुए थे। एक तरफा नरसंहार जहां राक्षसों को एक ही इकाई द्वारा दया के बिना दाएं और बाएं मारा गया था। वह सड़कों पर छाया की तरह चुपचाप और बिना रुके चल रहा था। उसके हर कदम पर मौत का आभास हो रहा था। उसकी उपस्थिति अच्छे से अच्छे या सबसे संवेदनशील प्राणी के लिए भी अनभिज्ञ थी। यह एक भूत की तरह था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मार रहा था, लेकिन कोई भी उसे रोकने में सक्षम नहीं था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि राक्षसों को खुद भी एहसास नहीं हुआ कि वे धीरे धीरे मारे जा रहे हैं। वह तूफान की तरह पूरे क्षेत्र में बह गया और अपने पीछे खून और खामोशी के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। जैसे ही उसने उन्हें नष्ट करना जारी रखा, उस क्षेत्र की हवा में खूनी धुंध छा गई। जब तक वह रुका, उसके हाथ लहूलुहान हो चुके थे और उसके कपड़े राक्षसों के विभत्स खून से भीग चुके थे। उसने एक गहरी सांस ली, उसके बाद उसका दिमाग चकरा गया। खून की तांबे जैसी गंध उसकी नाक में भर गई और उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। बस एक खोखली शांति। उसे पता ही नहीं चला कि कब वह हत्या करने के लिए इतना सुन्न हो गया था, लेकिन उसे थोड़ी सी घृणा के अलावा और कुछ भी महसूस नहीं हुआ। शायद यह इस वजह से था कि इस दुनिया में उसका पालन पोषण कैसे हुआ था कि उसका दिमाग क्रूरता और हत्या के प्रति अनुकूलित हो गया था, जो अब उसकी नज़र में सामान्य हो गया है। उसने अपने मन की जगह पर नज़र डाली और देखा कि वहां घास के ढेर की तरह दिलों का ढेर लगा हुआ था। लेकिन
उसने चारों ओर देखा, उसकी नजर खाली, खून से लथपथ सड़कों पर थी। अपने उजाड़ परिवेश को देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि क्या कोई राक्षस भी जीवित बचा है। सड़कें अनगिनत राक्षसों के शवों से अटी पड़ी थीं, दुकानें अपने मालिकों और ग्राहकों की लाशों से भरी हुई थीं। हवा में एक घना सन्नाटा छा गया, जो केवल नालियों में बहते खून की हल्की बूंद से टूट रहा था। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया था। वे राक्षस कमजोर थे और उन्होंने उसके हमले के खिलाफ ज्यादा प्रतिरोध नहीं किया। उसने भेदभाव नहीं किया और हर राक्षस पर हमला किया, चाहे वह युवा हो या बूढ़ा, मरा हुआ हो या जीवित, यहाँ तक कि कंकाल भी उसके द्वारा नष्ट कर दिए गए। हफ हफ, उसने जोर से सांस छोड़ी, पास के एक कंटेनर के सामने फिसलते हुए बैठ गया। घंटों के अथक कत्लेआम के बाद उसका शरीर आखिरकार आराम कर रहा था। यह आसान नहीं था। यदि क्षेत्र अपेक्षाकृत कमजोर नहीं होता तो वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होता। छोटा और नेविगेट करने में आसान। उसने पहले गार्डों पर हमला किया था और परिणामस्वरूप शेष नागरिक बेहद असंगठित और अराजक हो गए थे। उनका शिकार करते समय रसातल की ऊर्जा का उपयोग करना बेहद प्रभावी था। वे सभी ऐसे नीचे चले गए मानो वे बाहर निकाले जाने की प्रतीक्षा कर रही गाजरें हों। संभवतः तभी उसकी नज़र इस क्षेत्र पर पड़ी। द्रुल, राक्षस जिज्ञासु। द्रुल का पीओवी, इस जगह का क्या हुआ? द्रुल अविश्वास से राक्षसों की लाशों से अटी सड़कों को देखता रहा, खून से रंगी जमीन और दीवारें, हर जगह बिखरी हड्डियां। रक्त और क्षय की धात्विक गंध हवा में भर गई, जो स्वाद के लिए पर्याप्त थी। ये बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था। किस राक्षस ने ये किया है? जब द्रुल ने उस पागलपन भरे उत्पात और क्रूर वध को देखा तो वह अपने दिल को ठंडक महसूस करने से नहीं रोक सका। उसके होंठ टेढ़ी मेढ़ी मुस्कुराहट में बदल गए और खुद के बावजूद उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक रोमांच दौड़ता हुआ महसूस हुआ। खतरे का एहसास, एक शिकारी के करीब होने का रोमांच, यह उसके लिए मादक था। उसके राक्षसी शरीर में खुशी का एक झटका दौड़ गया। खतरे के स्पष्ट संकेतों के बावजूद उसके पैर अपने आप क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। आखिर किस तरह के अमानवीय राक्षस ने इस तरह का नरसंहार किया होगा? ये बिल्कुल पागलपन था। वह कम से कम हमारे कप्तान जितना ही पागल होगा। वह जानता था कि इस नरसंहार के पीछे कौन है। यह कोई और नहीं हो सकता। ये बात उसकी तीखी नाक उसे बता रही थी। कहानी खत्म। अलविदा।